नमस्कार दोस्तों, वसंत एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज से हम पढ़ने वाले हैं शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख तंत्र जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इस क्रम में सबसे पहले जो तंत्र हम पढ़ रहे हैं वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले उन अंगों को पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं और पाचन की क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक यदि लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर पाचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन क्या है। अगर हम ये बात समझ जाते हैं कि पाचन क्या होता है, यानी कि पाचन की जो क्रिया है जिसको हम समझना चाह रहे हैं, पहले उसकी हम परिभाषा जान लें और हम परिभाषा को समझ जाएंगे तो हम पाचन को आसानी से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पाचन अर्थात जो भोजन है, भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन की विशेषता समझो, क्योंकि जो भोजन होता है वो जटिल कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है, साथ ही साथ वो अघुलनशील होता है। अघुलनशील यानी कि उसको घोला नहीं जा सकता, किसमें? पानी में। ठीक है, तो भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और अघुलनशील पदार्थों को क्या कर रहे हैं आप? सरल और घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट कर रहे हैं। सरल और घुलनशील यानी कि जिसको आसानी से घोला जा सके। तो भोजन के रूप में उपस्थित जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अघुलनशील से सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है वही कहलाती है पाचन। तो इतना समझ में आया होगा पाचन क्या है। अगर आप मेंस के विद्यार्थी हैं तो आपको परिभाषा भी यही लिख देनी है। भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। अब ये जो पाचन की क्रिया है, ये पाचन की क्रिया अगर हम देखें तो हमें 5 चरणों में पूर्ण होती हुई नजर आती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। पहले चरण में सबसे पहले होता है भोजन को ग्रहण करना। तो भोजन आप क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। जब आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा चरण प्रारंभ होगा वो होगा इस जटिल को सरल में बदलने वाला, यानी कि पाचन की प्रक्रिया। और जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इस पचे हुए भोजन का होगा तीसरे चरण में अवशोषण। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा, जो हमारे लिए जरूरी है उसका यूज कर लिया जाएगा चौथे चरण में, जिसका नाम होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। गा है ये, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, स्वांगीकरण। ठीक है, फिर 5वें चरण में जो हमारे शरीर के अंदर ऐसा पदार्थ बच गया जिसकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे, जिसको हम कहते हैं मल त्याग। मल त्याग यानी कि बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना, या पचे हुए भोजन के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये 5 चरण हैं जिसके अंदर ये पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है या पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो हमें जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में ये होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब इस क्रिया को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस क्रिया के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेंगे। ठीक है, तो इस क्रिया के अंदर जो अंग भाग ले रहे हैं उसमें सबसे पहला अंग है आपका माउथ। अच्छा, इसको क्रमबद्ध रूप से देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। पाचन की क्रिया में जो अंग भाग ले रहे हैं उन अंगों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका आहार नाल। पहला क्या है? आहार नाल, जो कि लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कुछ ग्रंथियां जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं। आहार नाल के अंतर्गत जो अंग भाग ले रहे हैं उन अंगों के नाम क्या क्या हैं, उन नाम पे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका मुख। मुख यानी कि माउथ। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है मुख गुहा। दूसरे नंबर पे क्या है? मुख गुहा। कॉपी उठा लेना, एक एक करके इनको लिखते जाना। मुख गुहा जो है अंदर, मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होता है आपके दांत, दूसरी होती है जीभ
और तीसरी है लार ग्रंथि। ठीक है, इन तीन के माध्यम से मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। फिर मुख गुहा जो है पीछे की ओर एक मुड़ी हुई संरचना में खुलती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ग्रसनी। हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन फेरिंग्स, और मुख गुहा को कहते हैं बक्कल कैविटी। दांत और जीभ पता ही होंगे। लार ग्रंथि को कहते हैं सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपकी ग्रसनी के बाद एक लंबी सी नली होती है जो नीचे की ओर एक मुड़ी हुई संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली, यानी कि ईसोफेगस। जैसे ये आपका मुख है और ये है आपकी बक्कल कैविटी। क्या है ये? आपकी बक्कल कैविटी। और यहाँ पे ये जो हिस्सा मुड़ा हुआ है ये है आपका फेरिंग्स, और ये है आपकी ईसोफेगस जो नीचे की ओर स्टमक से जुड़ी हुई है। ये है आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद जो अगला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका स्टमक। तो नेक्स्ट क्या है? स्टमक है। स्टमक यानी कि आमाशय, साधारण भाषा में इसको हम जानते हैं पेट। इसके बाद जो अगला है वो है आपका आंत, और आंत जो है वो होती है आपके शरीर में दो। एक होती है छोटी आंत जो लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है, दूसरी होती है आपकी बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के भी अपने अपने भाग हैं, आमाशय के भी भाग हैं, आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो ये है आहार नाल के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख अंग, जिसमें सबसे पहले मुख, दूसरा मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, ग्रासनली यानी कि ईसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, आंत यानी कि इंटेस्टाइन, छोटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जा रही हैं उन ग्रंथियों को देखें तो सबसे पहले आती है आपकी लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि जो है वो आपके बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है और तीन अलग अलग प्रकार की होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, जब आपको गलसुआ नामक रोग होता है, मम्स डिसीज होता है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है। लार ग्रंथि के बाद जो शरीर के अंदर दूसरी ग्रंथि है जो पाचन की क्रिया में भाग ले रही है वो पाई जाती है आपकी स्टमक के अंतर्गत, जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जिसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हमें एक यकृत मिलेगा साइड में ही, है ना। जैसे ये बॉडी के इस साइड की ओर, राइट साइड की ओर थोड़ा इधर की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, इसका नाम है यकृत। फिर दूसरे इसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड देखेंगे तो एक पाई जाएगी अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वो इसको इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं, ये भी पाचन की क्रिया में भाग लेती है। कुछ एंजाइम्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं जो पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद आपकी छोटी आंत में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे आंत्र ग्रंथि कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर 5 ग्रंथियां हुई जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं, और ये कुछ आहार नाल के अंतर्गत पाए जाने वाले अंग हैं जो पाचन की क्रिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से आप ये याद रखना, ये जो आपका यकृत यानी कि लीवर है और अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज, इन दोनों के अंदर भोजन प्रवेश नहीं करता। भोजन स्टमक के बाद सीधा छोटी आंत में आता है और यहाँ से अपने अपने जो रस निकल रहे हैं, जैसे पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस, ये निकल के छोटी आंत में आ जाते हैं और वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आया होगा कि आखिरकार भोजन के रूप में जो जटिल और अघुलनशील पदार्थ है उनको सरल और घुलनशील पदार्थ में बदलने की एक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जीवों के अंदर हो रही है और एंजाइम्स और हार्मोन्स की मदद से हो रही है, इसलिए अपन इसको जैव रासायनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर कभी मेंस में लिखने को आ जाए और अपन इस तरीके से लिख दें कि भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की जैव रासायनिक अभिक्रिया पाचन कहलाती है, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये जो पाचन की क्रिया है 5 चरण में पूर्ण हो रही है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे पहला भोजन को ग्रहण करना। अब भोजन जो ग्रहण किया जाएगा माउथ के माध्यम से ग्रहण किया जाएगा और इसके बाद इसका काम खत्म।
फिर माउथ अंदर की ओर एक कैविटी में खुलता है जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर आपकी लार ग्रंथि, दांत और जीभ पाई जा रही है जो भोजन को पीसेंगी, भोजन में लार मिक्स करेंगी, भोजन के अंदर उपस्थित स्वाद को महसूस कराएंगी। फिर थोड़ी देर बाद ये भोजन नीचे की ओर खिसकेगा और खिसकने के साथ साथ पहले स्तर पर हमें मिलेगा फेरिंग्स, और फेरिंग्स इसको लंबे पाइप में मोड़ देगा और पाइप इसको लेके आ जाएगा स्टमक के अंदर, और इस पाइप का नाम है फूड पाइप या इसोफेगस। फिर जब भोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो लगभग 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ रहता है, और इस 3 से 4 घंटे के अंदर स्टमक के अंदर जो जठर ग्रंथि है उससे कुछ पदार्थ निकलता है जिसमें आपके HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, और वो इनके माध्यम से क्या होगा, भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि प्रारंभ बक्कल कैविटी से ही या इवन माउथ से ही हो जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो रही है तो आपको माउथ ऑप्शन में दिख रहा है तो माउथ टिक कर देना, माउथ नहीं दिख रहा है तो बक्कल कैविटी दिखेगी, बक्कल कैविटी कर देना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भोजन के पाचन की क्रिया तो ऊपर से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 घंटे जब भोजन रहता है तो भोजन को हम किस में बदल देते हैं, कायम में। यहाँ पे याद रखना है कि अब भोजन जो है वो जैसे हमने भोजन जो ग्रहण किया, भोजन यानी कि दाल, रोटी, सब्जी वगैरह जो भी खाई है हमने, वो चबाने के बाद जब पेट में आती है तो पेट में उस भोजन पे जो क्रिया चल रही है 3 से 4 घंटे के अंदर अलग अलग एंजाइम्स और HCl अम्ल के द्वारा, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कायम में। अब ये कायम नीचे सरक के आता है छोटी आंत में, इसी छोटी आंत में बाइल जूस आ जाता है लीवर के थ्रू, इसी छोटी आंत के अंदर पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है, और इसी छोटी आंत में आपका आंत से आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे जूस मिलकर इस भोजन को यानी इस कायम को अंतिम रूप से पचा देते हैं। और पचने के बाद जो छोटी आंत के अंदर एल्ब्यूलाई यानी कि छोटी छोटी एल्ब्यूलाई नहीं विलाई, विलाई उंगली जैसी छोटी छोटी जो संरचना है वो इसको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसका स्वांगीकरण हो जाएगा और जो बच जाएगा बिना पचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ वो इस तरीके से बड़ी आंत में डाल दिया जाएगा, और बड़ी आंत से ये भोजन निकलते निकलते आपके शरीर से बाहर एनस के थ्रू निकल जाएगा। तो इस तरह से भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब पाचन की क्रिया में एक एक अंग किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है एक एक करके उसको समझ लेते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो लेक्चर लेंदी है भी सही। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर को पूरा देखना जिससे पाचन के संबंध में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो भी पाचन से संबंधित प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से लगभग सभी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपको एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा जिसके अंदर ये दो दांत दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो दूध के दांत होते हैं वो एक समय के बाद टूट जाते हैं, यानी बच्चों के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं जो एक समय के बाद टूट जाते हैं। ठीक है, अब क्रमबद्ध रूप से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माउथ जिस कैविटी में खुल रहा है उसको बक्कल कैविटी कह रहे हैं, ये है आपकी बक्कल कैविटी जिसके अंदर आपके ये दांत पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या पाए जा रहे हैं, दांत। और जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंसीजर, दूसरा होता है आपका कैनाइन, अच्छा ये इंसीजर इधर लिखा हुआ है, ये है इंसीजर और ये है आपका कैनाइन। फिर एक होता है प्रीमोलर और दूसरा है मोलर। ये 4 प्रकार के आपके मुंह में दांत पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, दांतों की कुल संख्या कितनी है तो दांतों की कुल संख्या है 32। यदि दांत के सूत्र को पूछ लिया जाए तो आपको सूत्र बता देना है 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3 मल्टीप्लाई 2 = 32। ये दांत का फॉर्मूला है जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर जो पाए जा रहे हैं दांत वो इस क्रम में पाए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करें, जैसे ये बीच वाला हिस्सा अपन यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 यानी कि 1 और 2, ये 1 और जो 2 हैं वो आपकी क्या है, इंसीजर, तो 2 इधर भी हैं, ऐसे टोटल 4 हो गए, ये 2 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद कैनाइन, ये एक कैनाइन एक साइड होगा, एक कैनाइन दूसरी साइड होगा, यानी कि ये रहा आपका एक कैनाइन और एक कैनाइन इधर होगा, तो 2 कैनाइन हो गए, 1 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका ये प्रीमोलर। ठीक है, ये प्रीमोलर 1, 2, ठीक है, ये प्रीमोलर है। अब ये जो प्रीमोलर हैं वो यहाँ पे हैं 1 और 2। प्रीमोलर के बाद होते हैं आपके ये मोलर, ये 3 हैं। ठीक है, प्रीमोलर कितने हैं 2 और मोलर कितने हैं 3। ये कितने हिस्से की बात हो रही है,
आधे हिस्से की बात हो, ये ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाले जबड़े के आधे हिस्से में, ये है आपका इंसीजर, ये है कैनाइन, फिर ये है प्रीमोलर और ये इसके बाद हैं आपके मोलर। ये मैंने अलग तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि मुख के अंदर जो दांत पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो ये हैं आपके 2 इंसीजर और ये है एक कैनाइन, फिर एक और ये दोनों मिला के हो जाते हैं आपके प्रीमोलर, और ये 1 2 3 ये तीनों मिला लिए जाएं तो हो जाते हैं मोलर, ठीक है। अब ये कितने हो गए, ये 2, ये 1 और ये 2 और ये 3, तो 3 4 5 6 7 8, यानी कि आधे जबड़े में 8 है, तो इधर भी 8 ही होंगे, 8 दूनी 16 और 16 नीचे होंगे, यानी कि 32। तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि आपके मुख में जो दांत होते हैं वो टोटल 32 होते हैं। इसमें से जो लास्ट वाला दांत है इसको बोला जाता है विजडम टीथ। इसको क्या बोलते हैं, विजडम, यानी कि अक्कल दाढ़ बोली जाती है। ये एक प्रकार की अवशेषी अंग है। अधिकांशतः देखा जाए तो लोगों के माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर ये दांत होता ही नहीं है। तो अगर कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए, यदि बक्कल कैविटी के अंदर या दांतों के क्रम के अंतर्गत मोलर में आपको अक्कल दाढ़ नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में दांतों की संख्या क्या होगी, तो 32 की जगह क्या हो जाएंगे, वो 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो मुंह में दांतों की संख्या अगर विजडम टीथ के न होने पे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 28। विजडम यानी कि एक प्रकार का अवशेषी अंग। तो मुंह में दांतों की संख्या आपकी 4 है। बच्चों में जो दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं दूध के दांत, और इनकी कुल संख्या होती है 20, यानी कि बड़ों में दांत जो हैं वो हैं आपकी कितने, 32, और विजडम टीथ ना होने पे 28, और बच्चों में पूछा जाएगा तो 32, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। अब दांत के बाद अगला जो है अपना सेक्टर वो है जीभ। जीभ जो होती है, जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो आगे का हिस्सा जो है मीठे स्वाद को महसूस कराता है। ये बगल वाला जो हिस्सा है इधर, ये आपको खट्टे और नमकीन स्वाद को महसूस कराता है। इधर जो पीछे वाला हिस्सा है जो आपको कड़वे और तीखे स्वाद को महसूस कराएगा। यदि ये प्रश्न पूछा जाए किसी व्यक्ति की जीभ का आगे का हिस्सा कट जाए तो वह किस स्वाद से वंचित रह जाता है, तो उसको मीठा स्वाद कभी भी महसूस ही नहीं होगा। तो आपकी जो जीभ है वो आपके स्वाद को महसूस कराने के लिए बनाई गई है। लेकिन इसका एक काम और है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ साथ जीभ ऊपर नीचे होती है, जिससे भोजन के अंदर जो लार है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। यानी कि इसको चबाने में और लार को मिक्स करने में ये जीभ का बहुत योगदान होता है। इसके अलावा अगर जीभ चलती है तो मुंह भी तोड़ दिया जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा जीभ चलाओगे तो मुंह तोड़ देंगे, तो इस जीभ पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है, ठीक है। नहीं तो जीभ के साथ साथ दांतों का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी ने जोर से रख दिया तो दांत टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये जीभ के साथ साथ एक और अंग जो है वो आपके शरीर में बक्कल कैविटी के अंदर मौजूद है, जो है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। और ये जो लार ग्रंथि है मैंने बताई ना आपको 3 प्रकार की होती हैं। एक कान के नीचे पाई जा रही है पैरोटिड ग्लैंड, कहते हैं ना कान के नीचे देंगे ना तो निपट जाओगे। तो कान के नीचे अगर कभी झन्नाट महसूस हो जाए तो समझ लेना पैरोटिड ग्लैंड में वाइब्रेशन हो रहे हैं। पैरोटिड ग्लैंड, जब गलसुआ यानी कि मम्स रोग होता है तो यही पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है, तो गाल ऐसा फूला हुआ गप्पा सा नजर आता है, उसी को अपन कहते हैं गलसुआ रोग, यानी कि गाल सूज गया है, ठीक है। जो कि एक वायरल डिसीज होता है, मम्स वायरस से फैलता है। कुछ दिनों में अपने आप सही हो जाता है, लेकिन उस दौरान आपको तेज बुखार और बदन दर्द, कमजोरी, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। फिर दूसरी जो ग्रंथि है वो है आपकी सब लिंगुअल और एक है सब मैंडिबुलर। मैंडिबल की यहाँ पे पाई जाने वाली मैंडिबुलर और निचले वाले जबड़े के नीचे पाई जाने वाली सब लिंगुअल। इस प्रकार से 3 लार ग्रंथि। इन तीनों लार ग्रंथि से जो निकलता है वो है लार। इस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये भोजन के रूप में उपस्थित आपके कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, उस स्टार्च को पचाने का काम करता है। आगे एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अंगों पे बात कर रहे हैं, पाचन की क्रिया पे अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी के अंदर 3 अंग जो पाए जा रहे हैं,
पहला पाया जा रहा है आपका दांत, दूसरा पाया जा रहा है आपका जीभ और तीसरी पाई जा रही है लार ग्रंथि। तीनों के अपने अपने विशेष काम थे जो हमने देखे। फिर जैसे ही बक्कल कैविटी, जैसे ये बक्कल कैविटी ना मुख, और ये मुख गुहा बक्कल कैविटी, और ये मुख गुहा पीछे की ओर जिस नली में खुलती है, जिस संरचना में खुलती है, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, वो आपके नाक से आने वाले मार्ग को और बक्कल कैविटी से जाने वाले मार्ग का एक संयुक्त मार्ग होता है, यानी कि जॉइंट पार्ट होता है, ठीक है, जो यहाँ से आने वाली वायु को आपके ट्रेकिया में डाल देती है और यहाँ से जाने वाले भोजन को ईसोफेगस में डाल देती है, ठीक है, गेट पास मान लो आप। ऐसे आपने सुना होगा कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। उसका आज मैं वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि खाना खाते समय बात क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे आप बात कर रहे हैं तो बात तभी की जा सकती है जब अंदर से वायु बाहर निकले। समझ में आ रही बात? बात जो आप कर रहे हैं, बात तभी हो सकती है जब आपके अंदर से वायु जो है वो बाहर निकले, और जब अंदर से वायु बाहर निकलती है तो इस हिस्से को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, हिंदी में कहते हैं श्वास नली, और इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, इसको अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। जब आप बात करेंगे तो बात करने के बाद क्या एपिग्लोटिस जो होगा वो खुल जाएगा, तो वायु बाहर की ओर निकलेगी। वायु बाहर की ओर निकलने के बाद आप बात कर पाएंगे, ये क्रिया होगी बात करने के दौरान। लेकिन आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के दौरान जब भोजन नीचे की ओर जाता है तो भोजन इस नली में ना फंस जाए, तो एपिग्लोटिस का काम होता है इस भोजन की नली को पैक कर देना, जिससे भोजन सांस की नली में ना जाए। सांस की नली में जाएगा तो फेफड़ों में पहुंचेगा तो मृत्यु हो सकती है। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब वायु बाहर की ओर आती है तो एपिग्लोटिस खुल जाता है, जिससे खुलने के बाद आप बोल पाते हैं। और जब भोजन अंदर की ओर जाता है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस के बंद होने से भोजन सरक के सीधा आपके ईसोफेगस से होते हुए पेट में पहुंच जाता है, और ये वाली जो नली है सांस वाली वो सुरक्षित रहती है। अब जब आप खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं तो खाना खाते समय एपिग्लोटिस बंद और बात करते समय एपिग्लोटिस खुला, तो एपिग्लोटिस ही कंफ्यूज हो जाएगा कि खुले के बंद हो। तो कभी कभी आप खाना खाते समय बात करने से जब एपिग्लोटिस गलती से खुला रह जाए, क्योंकि आपने बात की तो एपिग्लोटिस खुलेगा, उसी समय आप भोजन अंदर की ओर ग्रहण किया तो एपिग्लोटिस के खुले होने से ये भोजन जो है वो आपकी श्वास नली में फंस सकता है, और श्वास नली के अंदर भोजन के फंस जाने से मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही श्वास नली ब्लॉक हो गई तो सांस ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी, यानी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो दम घुटने से मृत्यु संभव है। इसलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो पुराने बूढ़े लोग जो कह गए हैं उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि सांस रुक जाने से व्यक्ति की मृत्यु अक्सर हो सकती है। और ना ही कभी ऐसा करना है जैसे चना मूंगफली ऐसा उल्ला के खा रहे हैं कोई भी चीज़, तो उल्ला के ऐसा खाते हैं तो आपका ये जो वोकल कॉर्ड है वो सीधा ऊपर की ओर खुला स्थिति में होता है, सांस बाहर की ओर आ रही होती है, तो एपिग्लोटिस भी खुला होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो चना मटर दाना जो भी है वो एपिग्लोटिस के अंदर से जाने से यहाँ पे फंस सकता है, और यहाँ पे फंसने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए खाने को ईमानदारी से रुक के और धीरे धीरे खाएं, खाने के लाभ को प्राप्त करें, ठीक है। तो ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स का काम क्या है कि भोजन जो आ रहा है बक्कल कैविटी से उसको इधर की ओर पहुंचाना, और यहाँ पे पाए जाने वाले एपिग्लोटिस का काम है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। लेकिन अगर आप अपनी सहूलियत चाहते हैं तो खाना खाते समय बात न किया करें, नहीं तो एपिग्लोटिस खुल गया उस समय तो खाना फंस सकता है, और खाना फंस गया तो क्या होगा, जोर से ठसा लगेगा, ठसा या ठसका जो भी अपन समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर वो दिक्कत होती है। या ऐसा भी होता है ना, जब अपन पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय हंस रहे हैं, तो सेम ये क्रिया तब भी होगी। हंसेंगे तो मतलब वायु बाहर आएगी, वायु बाहर आएगी और पानी अंदर जाएगा, दोनों क्रिया एक साथ होंगी, एपिग्लोटिस मिसमैच होगा। और अगर वो पानी जो है आपकी ईसोफेगस की जगह इस ट्रेकिया में गया तो फिर वही बौछार फवारा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये है आपकी ग्रसनी, और ग्रसनी नीचे की ओर जिस नली में खुलती है उसको ग्रास नली कहते हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ये एक म्यूकस लेयर से, चिकनी लेयर से क्या है ढकी होती है। इसमें एक म्यूकस ग्रंथि से निकला हुआ चिपचिपा जो पदार्थ है वो पाया जाता है, जो क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को धीरे 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 नीचे उतार देता है। अब जो भोजन नीचे की ओर उतरा है वो आपके पेट में पहुंचा, पेट यानी कि स्टमक में पहुंचा। स्टमक के अंदर जब भोजन पहुंचता है तो स्टमक 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है।
ठीक, कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक। इस स्टमक के 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडियक और तीसरा होता है पाइलोरिक, और ये पूरी मेन बॉडी है यानी कि स्टमक है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्टमक जो है वो निम्नलिखित में से किस अंग से जुड़ा होता है? ऊपर की ओर तो ईसोफेगस से जुड़ा होता है, नीचे की ओर किससे जुड़ा होता है? तो छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी वाले हिस्से से स्टार्ट हो जाती है आपकी छोटी आंत, और इस वाले हिस्से से ये जो जुड़ा हुआ है वो है आपका ईसोफेगस। कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर ईसोफेगस से जुड़ा है, नीचे की ओर किससे जुड़ा है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब पाइलोरिक, फंडियक और कार्डियक, फंडियक, पाइलोरिक ये 3 भाग हैं। इसके अंदर पाई जाती है आपकी कुछ जठर ग्रंथि जिससे निकलते हैं आपके HCl। ठीक है, नंबर 1, दूसरा पेप्सिन, ठीक है, तीसरा है रेनिन। ये जो छोटे बच्चे होते हैं दूध के पाचन में ये रेनिन मदद करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, और HCl जो होता है वो आपके भोजन के पाचन की क्रिया को फास्ट करता है। HCl जो है लगभग 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के बाद आपके पेट के अंदर एसिडिटी जो बनती है वो HCl से ही बनती है, और ये एसिडिटी जरूरत से ज़्यादा होती है तो नुकसानदायक होती है, और कम होती है तो भोजन नहीं पच पाता, और एक निश्चित मात्रा में है तो भोजन पचता है। ठीक है, तो भोजन के पाचन की क्रिया को फास्ट करना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, भोजन के रूप में उपस्थित जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको नष्ट करना, ठीक है, जो कंकड़ पत्थर या कठोर पदार्थ हैं उनको भी गला देना, ये इसके विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे आपने बचपन में नींबू का बीज निगल लिया होगा तो लोगों ने आपको चिढ़ाया होगा, है ना, कि अब तुमने नींबू का बीज खा लिया तो अंदर से पेड़ निकलेगा, तो निकला क्या अभी तक? नहीं। जैसे आपने कभी बचपन में ऐसा भी किया होगा कि आपने एक चॉकलेट मांगी होगी तो वो मतलब आपने 2 चॉकलेट मांगी होगी, आपको एक ही दी गई होगी, बोला होगा पहले एक खत्म कर लो तब दूसरी देंगे, आप गटाक से निगल गए उसको, तो वो तो बहुत कठोर है। अब वो क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है फंस जाएगी, लेकिन फंसी नहीं, फंसी, पेट में से वो घुल गई। तो वो सब काम जो कर रहा है पेट के अंदर वो इस HCl के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर खाओ या कठोर पदार्थ खाओ, भोजन को खाते समय मुंह में उसको अच्छे से चबाना चाहिए जिससे अच्छा पाचन की क्रिया होगी। ठीक है, तो ये स्टमक है, 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ रहेगा। जब भोजन यहाँ रहेगा उसके बाद भोजन नीचे जब उतरेगा तो छोटी आंत में पहुंचेगा। जब छोटी आंत में पहुंचेगा तो लीवर से एक पदार्थ निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इस पदार्थ का नाम है बाइल जूस। बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस की कहानी क्या है कि भैया ये बाइल जूस यानी कि हिंदी में पित्तरस जिसे बोलते हैं अपन, वो निर्माण जो है वो लीवर के द्वारा हो रहा है। यानी कि कौन बना रहा है ये बाइल जूस? लीवर। यानी कि घर में ये समझ लो खाना कौन बना रही? मम्मी बना रही। लेकिन जब खाना बनाने के बाद अभी तुम खा नहीं रहे हो तो खाने को स्टोर रखना पड़ेगा ना, तो कहाँ रखेगी? फ्रिज में रखेगी। तो ये लीवर का जो गॉल ब्लैडर है वो आप फ्रिज मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो गॉल ब्लैडर है, लीवर इस बाइल जूस को बनाने के बाद गॉल ब्लैडर में रख देता है। जिसका गॉल ब्लैडर हट जाता है उसके बाइल जूस की क्रिया जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है। मतलब जिसके पास फ्रिज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्टोर नहीं कर पाएगा, तो जब जरूरत होगी तभी बनाना पड़ेगा ना। तो दिक्कत होती है कभी कभी भोजन के पाचन में, है ना। और गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर होता है किसी को, किडनी में अगर स्टोन यानी कि पथरी है तो किडनी में है तो फिर भी क्या है कि देखो दिक्कत वाली बात है, लेकिन उतनी नहीं है जितना लीवर में है। लेकिन लीवर की पथरी और भी खतरनाक होती है। ठीक है, तो लीवर जो है आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो बाइल जूस का निर्माण करती है। बाइल जूस का निर्माण करने के बाद लीवर इसको गॉल ब्लैडर में रख देती है। भोजन के पाचन के समय जब बाइल जूस निकलता है तो बाइल जूस का स्त्रावण यानी कि सीक्रेशन जो है वो गॉल ब्लैडर से हो रहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बाइल जूस का निर्माण कौन करता है, आपको बताना है लीवर। बाइल जूस निकलता कहाँ से, तो आपको बताना है गॉल ब्लैडर, क्योंकि वहां से निकल रहा है, क्योंकि वहां रखा हुआ है। बनाया किसने? लीवर ने बनाया है। ठीक है, अब ये बाइल जूस जैसे नीचे पहुंचता है तो नीचे पहुंचने के बाद आंतों के अंदर जो भोजन किस रूप में है? कायम रूप में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पाचन की क्रिया हो रही है तो इस भोजन को 3 से 4 घंटे के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इस भोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है कायम में।
ठीक है। अब नीचे जो छोटी आंत में भोजन पहुंचा है उसका नाम क्या है, काइम है। यानी कि यहां से जब भोजन यहाँ पहुंचा है तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, छोटी आंत में इसमें अपन कह रहे हैं काइम। तो इस काइम पर क्रिया होती है। तो जब काइम पे क्रिया करनी होती है तो इस क्रिया के लिए आया कहाँ से, स्टमक से आया है। स्टमक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या था, HCl था। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो भोजन होगा एसिडिक होगा ना, सिंपल सी बात है, एसिडिक होगा। तो भोजन के पाचन की क्रिया को एसिडिक से बेस या न्यूट्रल करने के लिए, भोजन के पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाइल जूस आता है जो इसको बेसिक कर देता है, यानी कि अम्ल से क्षार में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये क्षार में कन्वर्ट होता है वैसे ही यहाँ से पेनक्रियास से एक पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, भोजन की पाचन की क्रिया के अंतर्गत एक एक करके अपने अपने पदार्थों पर पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन, अच्छा एक चीज और याद रखो, सिन, ठीक है, सिन नाम के जितने भी एंजाइम आपको दिख जाए, चाहे पेप्सिन है, चाहे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एरिप्सिन है, जितने भी सिन नाम के एंजाइम आपको दिख जाए, आप समझ लेना कि ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाने का काम ही करेगा। ये एक आपके लिए जुगाड़ है, ठीक है। और भारत में क्या सक्सेस है, जुगाड़। जुगाड़ कभी फेल नहीं होती, जुगाड़ तगड़ी होनी चाहिए बस, ठीक है। तो सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाएगा, चाहे वो पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, एरिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन हो, कोई भी एंजाइम होगा वो आपके प्रोटीन पे ही पाचन करेगा या प्रोटीन से जुड़े हुए किसी पदार्थ पे, है ना। तो ये आपका ट्रिप्सिन है जो यहां से निकल रहा है। ट्रिप्सिन के बाद है एक आपका एमाइलेज और एक है आपका लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा का इमल्सिफिकेशन होने के बाद इस इमल्सीकृत वसा को पचाने का काम करता है, और एमाइलेज जो होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट आदि को पचाने का काम करता है और धीरे धीरे भोजन पचने लगता है, ठीक है। इन दोनों क्रिया के साथ साथ एक क्रिया आपकी छोटी आंत में हो रही होगी इंटेस्टाइनल जूस के माध्यम से। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस निकलता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत्र रस कहते हैं। इस आंत्र रस में भी कई एंजाइम होते हैं, जैसे एरेप्सिन होता है, इन्वर्टेज होता है। ऐसे कई एंजाइम हैं जो भोजन के अंदर उपस्थित अन्य पदार्थों को पचाते हैं और पचाने के बाद अंतिम रूप से इसी छोटी आंत के अंदर भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। पचने के बाद ये जो क्रिया आगे मैं बताऊंगा वो अगले लेक्चर में होंगी, इसी में आप सारे लेक्चर इसी के अंदर का सारी चीज बता दूंगा तो लेक्चर हो जाएगा 2 घंटे का, है ना। तो थोड़ा संयम रखना, इसके अगले लेक्चर में हम इस पूरी को रिवाइज करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन पचा, पाचन के बाद अवशोषित हुआ, अवशोषण होने के बाद जो बिना पचा हुआ भोजन है जो बड़ी आंत में डाला, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कहलाता है सीकम। यह है सीकम। सीकम के आगे एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स, जो कि एक शरीर के अंदर अवशेषी अंग की भूमिका निभाती है। सीकम के ऊपर आपको पाया जाता है ये एक झालर जैसी संरचना जिसे अपन कह रहे हैं कोलोन। ये पूरी जो है वो है कोलोन। कोलोन ये ऊपर बढ़ते क्रम में इसलिए असेंडिंग कोलोन, ये इस तरीके से लेटी हुई संरचना ट्रांसवर्स कोलोन, और इस तरीके से डिसेंडिंग कोलोन। यानी कोलोन 3 प्रकार का होता है। बड़ी आंत 3 प्रकार की होती है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन है वो स्टोर रहता है, फिर समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन बड़ी आंत में क्या है कि आपके जल का अवशोषण जरूर होता है। जो भी आप पानी पीते हैं तो उस पानी को अवशोषित करने का काम ये बड़ी आंत ही करती है, ठीक है। जब बड़ी आंत के अंदर पानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाता है तो जो मल पदार्थ है जो अपन फ्रेश होने जाते हैं वो बहुत टाइट हो जाता है। डॉक्टर बोलता है ना थोड़ा पानी पिया करो, और अगर ये पानी का सही अवशोषण नहीं हो रहा है तो दस्त लग जाते हैं। दोनों दिक्कत हैं, इसलिए उपयुक्त मात्रा में पानी पीते रहें। सर्दी है तो लगभग 6 लीटर पानी पिए, गर्मी है तो 8 लीटर। नारियल पानी भी पियो, रसीले फल भी खाओ जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे, ठीक है। तो ये कुछ पाचक अंग हैं जो आपके शरीर के अंदर इस पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगली मुलाकात अगले लेक्चर में होगी जो इसकी क्रिया विधि से संबंधित होगी। यदि किसी प्रकार का डाउट मन में रह गया है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या इसी लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पे कमेंट करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको इसके PDF नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे आपको इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपके PDF नोट्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, जय हिंद।